तो देखिए, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एग्जाम्स की अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। लेक्चर नंबर 4 है हमारा, और अब इसके अंदर हम लोग अगले कुछ बेनिफिट्स के बारे में बात करके चलेंगे कि आप कैसे बता के चलते हो कि म्यूचुअल फंड्स की तरफ जाने से हमारे को क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अब एक अगले बेनिफिट की तरफ मैं आता हूँ, जो हमारे लिए बेनिफिट नंबर 5 रहेगा। इस लेक्चर में हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास में, ये है टैक्स डेफरल। देखो, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस टैक्स डेफरल का मतलब क्या होता है? इस टैक्स डेफरल का मतलब ये है कि जब भी कभी आपने म्यूचुअल फंड के जरिए मार्केट से कोई पैसा कमाया, तो देखिए, आप शेयर मार्केट से अगर कभी भी पैसे को कमाते हो तो गवर्नमेंट आपसे कहती है कि आप उसके ऊपर टैक्स दो। जब आप किसी स्टॉक को परचेज करते हो तो परचेज करते समय पर हम उसको बोलते हैं प्राइस ऑफ एक्विजिशन, और जब कभी आप उसको सेल करते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइस ऑफ कंसिडरेशन। तो प्राइस ऑफ एक्विजिशन और प्राइस ऑफ कंसिडरेशन के बीच में जो भी गैप होता है, इसके अगर ये कंसिडरेशन मतलब आपने जो इस पर सेल किया वो अगर ज़्यादा है, एक्विजिशन जिस पर आपने परचेज किया वो अगर आपके इसमें कम है, तो इसका मतलब आपने सस्ता खरीद के महंगा बेचा। तो आपने क्या करा, प्रॉफिट कमाया, और इस प्रॉफिट के ऊपर क्या लगता है, टैक्स लगता है। अब आपने अगर खुद स्टॉक्स को आज खरीद के कल बेचा होता तो आपके ऊपर टैक्स लग रहा होता, और ये टैक्स आपका दो तरीके से लगता है। अगर आप इसे शॉर्ट टर्म में करते हो तो शॉर्ट टर्म टैक्स, और अगर आप इसे लॉन्ग टर्म में करते हो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कहलाता है। अब ये जो टैक्सेस लगते हैं आपके पास में, इन टैक्स को अगर कोई डेफर करना चाहता है, मतलब म्यूचुअल फंड से उसकी कमाई भी चलती रहे और उसके पास में उसको टैक्स भी ना पे करना पड़े, मतलब टैक्स उसका डेफर हो जाए, तो ये बेनिफिट हमारे को म्यूचुअल फंड्स के अंदर मिलता है। क्यों? क्योंकि म्यूचुअल फंड्स आर नॉट लाइबल। देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड्स है आपके पास, इसके ऊपर क्वेश्चन भी बनता है। कहते हैं म्यूचुअल फंड्स आर नॉट लाइबल टू पे टैक्स ऑन द रिटर्न्स। तो रिटर्न्स के ऊपर टैक्स म्यूचुअल फंड को पे नहीं करना पड़ता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन किसको पे करना पड़ता है? ये म्यूचुअल फंड्स को। म्यूचुअल फंड्स आर नॉट लायबल, बट जो इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैव टू पे। इन्वेस्टर्स को पे करना पड़ता है। दे कैन डेफर, दे कैन डेफर टैक्सेस। वो टैक्सेस को डेफर कर सकते हैं बाय नॉट विड्रॉइंग देयर मनी, बाय नॉट विड्रॉइंग देयर मनी। मतलब आप म्यूचुअल फंड में विड्रॉइंग देयर मनी, आप इसमें से पैसे मत बाहर निकालो और इस पैसे को ग्रो करने दो। म्यूचुअल फंड्स आपको रिटर्न्स पे रिटर्न्स निकाल के देता रहेगा, डिविडेंड आएगा, डिविडेंड भी आपका री इन्वेस्ट होता रहेगा। आपको मतलब म्यूचुअल फंड से पेमेंट आती जा रही है, आपके पैसे बढ़ते चले जा रहे हैं, रिटर्न्स आपकी बढ़ती चली जा रही है। लेकिन इन रिटर्न्स के बाद अगर ये रिटर्न्स आप खुद निकालने की कोशिश करते हैं, किसी स्टॉक को सस्ता खरीदते और आप उसे महंगा बेचते हैं, फिर आप सस्ता खरीदते फिर आप उसे महंगा बेचते, तो जितनी बार भी आप उसको बेच के उससे रिटर्न निकालते हैं आपको टैक्स पे करना पड़ता। लेकिन यही काम अगर म्यूचुअल फंड करके चले तो म्यूचुअल फंड को इसमें टैक्स पे नहीं करना पड़ता। इस कंडीशन में, क्योंकि म्यूचुअल फंड को टैक्स पे नहीं करना, आपको केवल टैक्स कब पे करना पड़ेगा, जब आपने नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज की थी और जब आपने नंबर ऑफ यूनिट्स को बेचोगे। तो जब आपने नंबर ऑफ यूनिट्स को परचेज करा और आपने नंबर ऑफ यूनिट्स को बेचा, तो जैसे ही आप उसको बेचते हो आपको टैक्स पे करना पड़ता है। तो उस कंडीशन में अगर आप परचेज करके इसको परचेज ही करते जाओ और आप इसको ना बेचो, तो जब भी कभी आप उसको बेचोगे, केवल तब आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। बार बार आपको मतलब खरीदने बेचने का काम म्यूचुअल फंड को करने दो, खुद मत करो। तो ये जो आपके पास में मतलब खुद इन्वेस्ट ना कर कर अगर म्यूचुअल फंड के थ्रू मार्केट में इन्वेस्ट किया जाए, तो एक आप ना टैक्स के बेनिफिट में आ जाते हो। इसमें आप टैक्स को डेफर कर देते हो। जब बात टैक्स की चल रही है, तो देखो, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जिसको बाद में आने वाले वक्त में, देखिए ध्यान समझिएगा, लोगों ने धीरे धीरे करके मतलब इंश्योरेंस से निकल के म्यूचुअल फंड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से खुद इंश्योरेंस कंपनीज ने म्यूचुअल फंड जैसी इन्वेस्टमेंट्स को एक मतलब एक तरीके के आप मान के चलिए कि एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेकर आना शुरू कर दिया लोगों के सामने कि एक ऑप्शन ये भी है। वो भी समझाऊंगा मैं आपको। तो देखो, दूसरी चीज आती है हमारे पास में कि अगर आप इसके अंदर कोई टैक्स का बेनिफिट सॉर्ट कर रहे हो, मतलब अगर आप चाहते हो कि आपको टैक्स का कोई बेनिफिट मिले, तो टैक्स का बेनिफिट कैसे मिलेगा? तो देखो, टैक्स के बेनिफिट के लिए एक इक्विटी लिंक्ड
सेविंग स्कीम होती है, ELSS होती है, और इसके अंदर आप 1.5 लाख रुपए तक, देखिए ये ना चेंज होती रहती है समय समय पर, ये राजीव गांधी जी ने स्टार्ट की थी। 1.5 लाख रुपए तक आप अगर मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करके चल रहे हो, इसके अंदर मतलब इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम के अंदर, जिसके अंदर ये कंडीशन होती है कि आपका पैसा ब्लॉक हो जाएगा। मतलब आपने ये जो 1.5 लाख रुपए डाला है, ये पैसा आपका ब्लॉक हो जाएगा और ये इक्विटीज के अंदर जाएगा, इक्विटी मार्केट के अंदर जाएगा। इक्विटी मार्केट मतलब एक सचमुच की वो कंपनियां जो स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड है, और कंपनियां इससे क्या करती हैं आपके पास में, इससे अपने आप को ग्रो कर पाएंगी, बस की वजह से वो लिस्ट होने के लिए आप मार्केट के अंदर आई हैं। और कंपनियां जब ग्रो करेंगी तो उसका शेयर, उसका जो बेनिफिट है वो आपको मिलकर चलेगा। तो ELSS कैटेगरी के अंदर आने वाली कंपनीज के स्टॉक्स के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करके चलते हो, स्कीम्स के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करके चलते हो, तो आप उसमें 1.5 लाख रुपए तक की बचत आप अपने इनकम टैक्स के ऊपर बचा सकते हो, 1.5 लाख रुपए तक की छूट आपको मिल जाती है। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए अगली चीज आपके पास में कि म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाते हो, तो इन्वेस्टमेंट करते समय पर म्यूचुअल फंड आपको कन्वीनियंट ऑप्शन प्रोवाइड करता है, कन्वीनियंसी प्रोवाइड करता है, कन्वीनियंट ऑप्शन देता है टू चूज। ठीक है, क्या चूज करने के लिए भाई, चूज करने के लिए आपके पास में इन्वेस्टमेंट स्टाइल को, भाई आपका इन्वेस्टमेंट का क्या स्टाइल है, इन्वेस्टमेंट स्टाइल को, और इसके अलावा आपके पास में आपके टाइम फ्रेम को, जिसमें आप छोटे टाइम से लेकर बड़े टाइम तक आप जैसा चाहो वैसा आप चूज कर सकते हो। ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट थिंग आती है हमारे पास में कि जब कभी आप कभी इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाते हो, तो उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंटेशन होती है म्यूचुअल फंड्स में, जब आप पहली बार एनरोल होते हो, तब आपको एक बार अपनी CKYC वगैरह पूरी कंप्लीट करनी पड़ती है, और फिर उसके बाद में जो डॉक्यूमेंटेशन आपकी शॉर्ट हो जाती है। मतलब अगर आप सेम तरीके से आप दोबारा से इन्वेस्ट करने के लिए जाओगे, तो आपको सेम डॉक्यूमेंटेशन की दोबारा रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। तो यहाँ पर एक आपके पास में एक कंफर्ट मिल जाता है कि आप कभी इन्वेस्टमेंट करते समय पर जिस समय की आपको डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है, तो इन्वेस्टमेंट करते समय जो आपको डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है, तो उसके अंदर भी एक आपको रिलीफ मिल जाता है म्यूचुअल फंड्स के जरिए। अब देखिए एक और चीज निकल कर आती है आपका कि बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि कई बार हम लोगों के मन में सबसे बड़ा ये डर ये होता है कि अगर हम लोगों ने किसी कंपनी के अंदर पैसे लगाए और कंपनी हमारा पैसे लेके तो नहीं भाग जाएगी, मतलब क्योंकि सबके दिमाग में आता है कि यार सहारा के ने जो करा कि और कंपनी तो कोई ऐसा नहीं करेगी। तो देखो यहाँ पर आपको ये देखना पड़ता है कि जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनके ऊपर स्ट्रिक्ट निगाह होती है, वैसे तो सभी के ऊपर निगाह होती है, पर इसके ऊपर भी स्ट्रिक्ट निगाह होती है आपके पास में रेगुलेटरी की। और ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क म्यूचुअल फंड के लिए, ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क म्यूचुअल फंड के लिए कौन तैयार करता है, ये सेबी तैयार करता है। तो यहाँ पर आपके पास में एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मिलता है, और अगर आपको म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई भी ऐसी शिकायत होगी, तो यहाँ पर सेबी तुरंत एक्शन लेके चलेगा, मतलब सेबी यहाँ पर पुलिस की तरह काम करके चलता है। अब देखिए फिर हमारे पास में अगली चीज जो आती है कि आप अपनी मर्जी से 3 चीजें चूज कर सकते हो। आप अपनी मर्जी से सिप चूज कर सकते हो, SWP चूज कर सकते हो, मैं आपको दोनों समझा के चलूंगा, या STP भी चूज कर सकते हो। तीनों के बारे में समझाता हूँ। देखो ये हमारे पास है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ये है हमारा सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के अंदर हम लोग ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमारे को कितनी इन्वेस्टमेंट करके चलनी है, मतलब हम ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे को कितनी यूनिट्स हमारे को परचेज करके चलनी है हमेशा। हम ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे को कितना पैसा हमेशा इन्वेस्ट करके चलना है। हम ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि किस किस स्कीम में कितना कितना पैसा हमारा वीकली या मंथली हमारा जाता हो। तो हमारे पास सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान हमारे को सिप मिल जाती है कि हमारी एक सिप स्टार्ट हो गई म्यूचुअल फंड के अंदर। एक होती है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। ये सिस्टमेटिक विड्रॉ प्लान के अंदर क्या होता है कि अगर हम कुछ पार्शली, अगर हम लोग विड्रॉ करना चाहते हैं, विड्रॉ करना चाहते हैं पार्शली, तो हम सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के ऊपर भी जा सकते हैं। मतलब हम म्यूचुअल फंड को अपने इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि यार मेरा जो पैसा है, ये जैसे ही आपका 1 लाख से बढ़कर 1,20,000 हो जाता है या 1.5 लाख हो जाता है, तो आप उसमें 50,000 रुपये मेरे को निकाल कर दे दो, और 1 लाख रुपए आपके पास में मेरा मार्केट के अंदर आप इन्वेस्टेड रहने दो। तो जैसे ही मेरा पैसा 1 लाख से 1.5 लाख होता है, तो 50,000 की जो यूनिट्स है आप सेल करके 50,000 मेरे अकाउंट में आप ट्रांसफर कर दो। ये इंस्ट्रक्शंस आप म्यूचुअल फंड्स को प्रोवाइड कर सकते हो। तो यहाँ पर निकल कर आता है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। तो सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान में आप सिस्टमेटिकली पैसे को चाहो तो विड्रॉ भी कर सकते हो। देखिए नेक्स्ट निकल कर आती है आपके इसमें सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। ये चीज कहलाती है आपकी सिस्टमेटिक, इसको कहते हैं ट्रांसफर प्लान। तो ये जो आपका सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान है, ये हमारे को बताता है कि आपने, देखिए सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान के अंदर कि आप अगर ये चाहते हो कि कुछ समय के बाद आपका पैसा इक्विटी से निकाल कर
गोल्ड में इन्वेस्ट करिए। जैसे कि कभी आपको लग रहा है कि इक्विटी के अंदर आपको अच्छा बेनिफिट मिल रहा है, और इस समय पर आपका पैसा एक ऐसी जगह पर पहुंच चुका है जहां पर आपके 1 लाख के से ज्यादा पैसे हम आपको ये बना चुके हो। अब उस 1 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किए थे और उससे ज्यादा पैसे आप इस समय पर बना रहे हो, और आपको डर लगता है कि अरे ऐसा तो नहीं कि मेरा सारा का सारा पैसा गिर जाएगा, मतलब स्टॉक मार्केट नीचे आ जाएगा। तब उस कंडीशन में आप ये एक लॉक लगा सकते हो, मतलब एक तरीके के इंस्ट्रक्शन दे सकते हो म्यूचुअल फंड को। और ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन केस अगर मेरा प्रॉफिट 5% या 10% इतने परसेंट ड्रॉप होता है, तो जैसे ही मेरा पैसा ड्रॉप होता है, आप मेरा पैसा इससे निकालकर गोल्ड के अंदर या गोल्ड से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर या प्रेशियस मेटल्स वाले फंड के अंदर या किसी और फंड के अंदर या स्मॉल कैप फंड से निकालकर लार्ज कैप फंड के अंदर या मिड कैप फंड से निकालकर लार्ज कैप फंड के अंदर आप मेरा पैसा इन्वेस्ट कर दो। और जैसे ही मार्केट के अंदर एक अच्छा भाव यहाँ पर मिलता है, तो आप मेरे इस पैसे को री इन्वेस्ट कर दो। तो मतलब ये इस तरीके के आप सिस्टमेटिक ट्रांसफर को आप चाहो तो म्यूचुअल फंड्स को इंस्ट्रक्शन आप दे सकते हो। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इन 10 चीजों के साथ में हमारे पास म्यूचुअल फंड की कुछ लिमिटेशंस हैं जिन्हें हमें समझना चाहिए। देखिएगा, हमारे पास चीज निकल कर आती है लिमिटेशंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के अंदर अब मैं आपको जो अगली चीज समझाऊंगा ये बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, इसके अंदर आएगा आपके बस में कि कितने तरीके के फंड्स होते हैं। तो देखिए लिमिटेशंस में आते हैं, तो लिमिटेशंस बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। तो लिमिटेशन में सबसे पहली जो लिमिटेशन है, तो सबसे पहली लिमिटेशन तो ये है कि आप इसके अंदर अपनी मर्जी से कोई कस्टमाइजेशन करना चाहते हो तो नहीं कर सकते। मतलब ये है कि बिल्डिंग तैयार होगी तो पूरी बिल्डिंग के अंदर जो फ्लैट्स बनेंगे वो बिल्कुल एक जैसे तैयार होंगे, नक्शा बिल्कुल सेम है आपका, हर फ्लैट बिल्कुल एक जैसा है, आप अंदर से उसके अंदर जो मर्जी चेंजेस करो पूरी बिल्डिंग बाहर से एक जैसे लुक देके चलेगी। तो कस्टमाइजेशन पॉसिबल नहीं है म्यूचुअल फंड के अंदर। आप म्यूचुअल फंड को चूज कर सकते हो, म्यूचुअल फंड की स्कीम को चूज कर सकते हो, पर म्यूचुअल फंड की स्कीम के अंदर ये पर्टिकुलर स्टॉक थोड़े से ज्यादा खरीद लिए जाएं या कम खरीद लिए जाएं, बेशक आपने ज्यादा पैसे डाले हो, तब भी आपके हिसाब से कस्टमाइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो ये कस्टमाइजेशन को आपके पास में लैक करते हैं, सबसे पहली लिमिटेशन इनकी होती है। देखिए दूसरी लिमिटेशन होती है आपके पास में, जो बहुत बड़ी लिमिटेशन है, वो ये कि आपके अंदर चॉइसेस बहुत ज़्यादा है। तो चॉइसेस का आपको हमेशा ओवरलोड मिलता है, और आपको एक कंफ्यूजन हमेशा रहता है कि यार कौन सी स्कीम ली जाए। और हमेशा दिमाग में आता है कि यार ये स्कीम की जगह अगर हमने ये पैसा यहाँ से ना लेकर कहीं और स्कीम में डाला होता। जनरली आपने देखा होगा कि जिस तरीके की स्कीम में लोग पैसे डालते हैं, तो उनको वहां से पैसा ना मिलकर पैसा देखते हैं कि म्यूचुअल फंड कोई और ग्रो कर रहा है, और फिर वो ये सोचते हैं कि यार हमें ना उस म्यूचुअल फंड में डालना चाहिए था जिसमें पैसा ज्यादा ग्रो कर रहा है, और जैसे ही वो पैसा यहाँ से निकालकर दूसरे में डालते हैं, वो गिरना शुरू हो जाता है और ये वाला म्यूचुअल फंड बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये चॉइसेस का बहुत ओवरलोड रहता है, ये लिमिटेशंस है मार्केट के अंदर। ये वो इमोशंस हैं जिनकी वजह से एक इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड से एक से रिटर्न्स नहीं निकाल पा रहा होता। देखिए तीसरी लिमिटेशन हमारे पास निकल के आती है, नो कंट्रोल ऑन कॉस्ट। देखो, हालांकि सेबी ने एक लिमिट लगा रखी होती है, लेकिन आप फिर भी कॉस्ट के ऊपर कंट्रोल नहीं लगा सकते, क्योंकि देखो कॉस्ट तो आपको पे करनी पड़ेगी। आप ये नहीं मान सकते कि म्यूचुअल फंड हमेशा प्रॉफिट ही कमाएंगे। म्यूचुअल फंड अगर प्रॉफिट कमा रहे होंगे तब तो ये कॉस्ट आपको लगता है कि आपके प्रॉफिट को कम कर रही है, लेकिन जिस समय पर आप नुकसान कर रहे होते हो, मतलब आपके म्यूचुअल फंड जिस समय पर नुकसान कर रहे होते हैं, तब भी वो आपसे कॉस्ट ले रहे होते हैं। मतलब वो अपने मैनेजमेंट के एक्सपेंसेस तब भी ले रहे होते हैं जबकि आपके म्यूचुअल फंड की रिटर्न से नेगेटिव जा रही होती है। तो आपका पैसा घट रहा होता है और ये एक्सपेंसेस आपके पैसे उसको और कम कर रहे होते हैं जी। ये एक ऐसी लिमिटेशन है जिसकी वजह से मतलब म्यूचुअल फंड का सब्सिट्यूट तैयार हुआ, और वो क्या हुआ आने वाले वक्त में आपको वो भी समझाऊंगा। ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ रहे होंगे। अब देखो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज निकल कर आती है यहाँ से, जो मैं आपको मतलब ये लेक्चर है आपका जो मैं आपको देना चाहता था, ये है टाइप ऑफ फंड्स। मतलब इस लेक्चर का जो मेन हेडिंग है वो है टाइप ऑफ फंड्स, लॉजिक समझिएगा। अब देखो फंड्स जैसे कि पीछे हम लोग सीख रहे थे, तो फंड्स हमारे पास में दो तरीके के फंड्स थे। सबसे पहले ओपन एंडेड और एक हमारे पास में क्लोज एंडेड। ठीक है, तो देखिएगा मैं आपको समझाऊंगा तो आपको समझ आएगा। तो ओपन एंडेड फंड का मतलब हो गया कि जिसके अंदर आप एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हो। मतलब आप हर महीने आपका पैसा लगता जा रहा है और हर बार पूल आ रहा है, म्यूचुअल फंड के पास पैसा आ रहा है और म्यूचुअल फंड उस पैसे से इन्वेस्टमेंट करके चल रहा है, मतलब और फंड और स्टॉक्स और आपके पास में सिक्योरिटीज परचेज करके चल रहा है और एसेट्स अपने बनाकर चल रहा है। तो सबसे पहला फंड निकल कर आता है आपके पास में जो है आपका ओपन एंडेड फंड। मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा, आपकी समझ में सारा आएगा। अब देखो एक है आपके इसमें ओपन एंडेड फंड है, दूसरा आपके इसमें क्लोज एंडेड फंड है, और एक है इंटरवल फंड्स, एक है क्लोज एंडेड, और एक है आपके पास में इंटरवल्स। देखिए, तो सबसे पहली चीज हमारे पास में आती है ओपन एंडेड। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम समझ के चलते हैं कि ओपन एंडेड फंड क्या रहते हैं, उनके क्या फायदे रहते हैं। देखिएगा, ओपन एंडेड के अंदर सबसे पहले तो आपके पास में आपकी एंट्री
या आपके एग्जिट हमेशा पॉसिबल है और इनके ऊपर कोई बैन नहीं है। आप जब मर्जी एंट्री कर सकते हो, जब मर्जी आप इसके अंदर अपनी शिप स्टार्ट करा सकते हो और जब मर्जी आप इसको क्लोज करा सकते हो। तो सबसे पहला बेनिफिट तो आपको एंट्री और एग्जिट का इसके अंदर मिल जाता है। देखिए दूसरी चीज जो निकल के आती है आपके पास में, स्कीम आपके पास में कॉन्टिन्यूसली रहती है आपके पास में, इन्वेस्टर्स इसमें हमेशा रहते हैं। मतलब ये स्कीम आपके पास में लगातार चलती रहेगी और इसके अंदर इन्वेस्टर्स हमेशा बने रहेंगे। इन्वेस्टर्स हमेशा इसके अंदर चेंज होते रहते हैं। देखिए तीसरी चीज हमारे पास में होती है कि इस स्कीम का कोई टाइम फ्रेम नहीं होता, मतलब कभी क्लोज नहीं होती है। नो टाइम फ्रेम फॉर क्लोजिंग। मतलब इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि ये आसानी से कभी भी क्लोज नहीं होगी, ये चलती रहेगी जब तक आपके इसमें कुछ ऐसा डिसाइड है। और ये आगे मैं आपको समझाऊंगा कि किन सिचुएशन में या कब इनको हमें क्लोज करना पड़ता है। अब देखो जो सेकंड हमारे पास में आता है ये हमारा क्लोज एंडेड है। देखो क्लोज एंडेड फंड के अंदर इंपॉर्टेंट बात ये होती है आपके पास में कि इसके अंदर जब इन्वेस्टमेंट होती है उसकी फिक्स डेट होती है, फिक्स एंट्री है और उसकी फिक्स मैच्योरिटी है कि इस पर्टिकुलर डेट को ये क्लोज हो जाएगी। और जो भी जिनके पास में भी यूनिट्स हैं, ठीक है, जिनके पास में भी इनकी यूनिट्स हैं, ये यूनिट्स आपकी उनको उस रेट पे उनको मतलब डिसॉल्व कर दी जाएंगी और उनका पैसा, इन्वेस्टर्स का पैसा इन्वेस्टर्स को वापस कर दिया जाएगा। तो क्लोज एंडेड फंड्स के अंदर जो एंट्री होती है वो हमेशा फिक्स होती है। इनकी एक फिक्स मैच्योरिटी की डेट भी होती है, मतलब क्लोज एंडेड फंड्स की जो डेट होती है वो मैच्योरिटी की डेट बिल्कुल फिक्स है। अगर थोड़ा समझाता हूँ आपको। देखो बेसिकली क्या है कि आपने ये मान के चले कि यार मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप जा रहे हो और आपने कहा एक बार में कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट मार्केट में नहीं करना चाहता। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरी ना इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे हो, मतलब मेरी ना एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट चलती रहे। थोड़ा थोड़ा पैसा मेरा मार्केट में आता रहे, 1000 रुपए की 1500 रुपए की मैं सिप करना चाहता हूँ। तो ऐसा बंदा ओपन एंडेड फंड्स की तरफ जाता है। एक बंदा कहता है कि एक स्कीम निकल कर आ रही है जिसका फंड मैनेजर बहुत अच्छा है, जो कुछ पैसे लेकर आपके पास में स्टार्ट करेगा, मतलब इतने एक बार में एक पूल बनाया जाएगा, 1.5 करोड़ का, 2 करोड़ का, 100 करोड़ का, जितना भी होगा। और हम इस फंड से इस फंड को लॉन्च करेंगे और इसी जगह पर हम इसकी इन्वेस्टमेंट करके चलेंगे, इतने ही पैसे हम लोग मैनेज करके चलेंगे। ये फंड हमारे पास में इतनी यूनिट्स, मतलब इसकी यूनिट्स मार्केट में लिमिटेड रहेंगी। अब लॉजिक समझ के चलिएगा, जिसकी यूनिट मार्केट में लिमिटेड है उसकी डिमांड कई बार ज्यादा होती है। और जिसके अंदर आपके इसमें आप कभी भी जा सकते हो, कभी भी नहीं जा सकते, तो उसके अंदर बंदा सोचता रहता है कि चल ठीक है कभी भी करा लेंगे। तो उनकी डिमांड क्या होता है, थोड़ी सी कंपेरेटिवली कम होती है। तो जब कभी आप ओपन एंडेड की बात करो जिसको आप कभी भी खरीद सकते हो या कभी भी बेच सकते हो, तो जो चीज आपके पास में मतलब जिसके अंदर अनलिमिटेड सप्लाई है, अनलिमिटेड आपके इसमें मतलब डिमांड है, तो उस जगह पर हमारे पास में जो फंड्स होते हैं, ये जो फंड्स हमारे ओपन एंडेड फंड्स होते हैं। और जो हमारे क्लोज एंडेड फंड्स हैं जिनके अंदर एक फिक्स डेट के अंदर ही आप एंट्री ले सकते हो। और फिर इसके बाद में आपको जो यूनिट्स हैं, जो आपको यूनिट्स अलॉट हो गई, ये यूनिट्स आपको फिर ना सेकेंडरी मार्केट से परचेज करनी पड़ेंगी। मतलब सेकेंडरी मार्केट का मतलब है कि जहां पर ये यूनिट लिस्ट है वहीं पर आपको परचेज करनी पड़ेंगी। अब जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा बिटकॉइन, तो बिटकॉइन क्या थे, बहुत ही लिमिटेड थे। लिमिटेड बिटकॉइन के होने की वजह से जब बिटकॉइंस आए तो वो सस्ते थे और उस समय पर इनकी डिमांड नहीं थी। लेकिन क्योंकि लिमिटेड थे और जैसे 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 इनकी डिमांड बढ़ती गई और ये लिमिटेड है, बिटकॉइंस की कीमत आसमान छूने लग गई। मतलब लोग रातों रात करोड़पति बन गए बिकॉज ऑफ बिटकॉइंस। तो देखिए मैं आपको सलाह नहीं दे रहा कि आप इस टाइप की तरीके की किसी इन्वेस्टमेंट की तरफ जाओ, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल के साथ रिलेट करके बता रहा हूँ। तो वो चीज जो लिमिटेड होती है, उसे लिमिटेड, तो क्योंकि कई बार कस्टमर आपका आपसे पूछता है कि किसमें ज्यादा बेनिफिट है, तो आप ये बता के चलते हो कि क्लोज एंडेड के अंदर एक बेनिफिट ये है कि मार्केट रेट इसके अंदर प्रिजर्व करते हैं। मार्केट डिसाइड करता है कि ये जो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड है इसकी इस समय पर वैल्यू कितनी चल रही होगी। ठीक है जी। तो मार्केट के अंदर इन यूनिट्स की वैल्यू बहुत ज्यादा डिमांड होने की वजह से कई बार बहुत वेरी कर जाती है, जबकि हो सकता है इनके अंदर जो स्टॉक्स हो, उन स्टॉक्स की सचमुच की या एसेट जो ये मैनेज करके चले उन एसेट्स की हो सकता है उस समय उतनी वैल्यू ना हो। लेकिन इनकी डिमांड इतनी ज्यादा हो जाएगी कि मतलब जिस तरीके के स्टॉक्स को इन्होंने कर रखा है, जिस तरीके के स्टॉक्स को मैनेज करके चलते हैं, तो इनकी यूनिट्स की डिमांड कई बार सरपास कर जाती है। तो ज्यादा इमोशंस अगर आपके पास में कनेक्टेड रहते हैं तो वो क्लोज एंडेड फंड्स के साथ कनेक्टेड रहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं क्लोज एंडेड फंड्स। इनके अंदर फिक्स एंट्री है, फिक्स मैच्योरिटी डेट होती है। अच्छा, जब कभी भी आपके पास में ऐसा कोई फंड होगा तो उसको कंपलसरी लिस्ट करना कराना पड़ता है।
तो ये आपके पास में कंपलसरी लिस्टेड होते हैं ऑन एक्सचेंजेस, जिससे कि लिस्टेड होते हैं ऑन एक्सचेंजेस, जिससे कि कोई ब्लैक मार्केटिंग ना हो सकती हो, और आप इन्हें इजीली एक्सचेंजेस जैसे कि इजीली इनको खरीदा और बेचा जा सकता हो, मतलब हैंड्स इसके अंदर चेंज हो सकते हो, कोई ग्रे मार्केट वगैरह इसकी ना बन जाए। तो यहाँ पर आपके पास में ये क्लोज एंडेड फंड्स को क्रिएट किया जाता है। ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया। अब क्लोज एंडेड फंड्स के अंदर ही एक चीज निकल कर आती है आपके पास में, इसको कहते हैं इंटरवेल फंड्स। ठीक है, तो देखिए मैं आपको धीरे धीरे समझा रहा हूँ। तो आपके पास में आते हैं इंटरवेल फंड्स। देखिएगा हमारे पास में, ये इसको यहाँ से काट देता हूँ एक मिनट। देखिए जो हमारे पास तीसरी कैटेगरी आएगी, इसको कहते हैं इंटरवेल फंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। इंटरवेल फंड्स के अंदर क्या होगा कि आप, ये है क्लोज एंडेड फंड्स, ये है आपके क्लोज एंडेड फंड्स, बट ऑन सम इंटरवल्स, बट ऑन सम इंटरवल्स दे बिकम ओपन एंडेड। मतलब ये है कि इनके अंदर एंट्री ओपन हो जाती है, और इसमें से क्या होता है, कुछ आपके पास में आपको एग्जिट भी, कुछ लोगों को एग्जिट भी मिल जाती है। तो कुछ एंट्री और कुछ एग्जिट्स आपके पास में ओपन हो जाती हैं कुछ इंटरवल्स के लिए। मतलब कि कुछ लोग अगर इसके अंदर एंटर करना चाहते हैं, कुछ लोग अगर इससे बाहर निकलना चाहते हैं तो वो बाहर निकल सकते हैं। तो ये जो फंड्स कहलाते हैं आपके, इसमें इंटरवल फंड्स कहलाते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। अब देखो एक और तरफ लेके आता हूँ आपके पास में, जो तीन अलग कैटेगरी के कुछ चीजें समझाता हूँ आपको कुछ और फंड्स की। देखो एक हमारे पास में कैटेगरी होती है हमारे पास एक्टिवली मैनेज फंड्स की। तो एक्टिवली मैनेज फंड्स का मतलब ये आपके पास में कि जो फंड मैनेजर है वो अपनी एक्सपर्टीज का इस्तेमाल करेगा, और एक्सपर्टीज का इस्तेमाल करते हुए वो बेस्ट परफॉर्म करने की कोशिश करेगा। मतलब वो एनहेंस करना चाहता है परफॉर्मेंस। और इस तरीके का जो फंड है, और इस तरीके का जो फंड है, ये फंड आपके पास में बीट करता है, मतलब बीट करता है या कोशिश करता है आपके इसमें, या ट्राई टू बीट करता है बेंचमार्क्स को। अब ये बेंचमार्क्स क्या होते हैं, तो जनरली क्या होते हैं, इंडाइसेस होते हैं जिनको ये बीट करने की कोशिश करता है। तो ये एक्टिवली मैनेज फंड्स फंड मैनेजर की एक्सपर्टीज की वजह से ये परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। मतलब इनको ये जिस समय पर मार्केट में कोई स्टॉक सस्ता मिल रहा होता है बिकॉज ऑफ सम न्यूज, ये इसको एक्वायर करते हैं, और फिर उसके बाद जाकर जैसे ये स्टॉक आपके से मार्केट में डिमांड की वजह से बहुत महंगा हो चुका होता है, उसको जाकर बेच देते हैं। तो ये एक्टिवली मैनेज कर रहे होते हैं। तो ये फंड्स कहलाते हैं आपके इसमें एक्टिवली मैनेज फंड्स। अब देखिए इसी तरीके के एक और फंड्स होते हैं, ये होंगे आपके पास में पैसिवली मैनेज फंड्स। अब देखिए पैसिवली क्या होगा ये भी समझाता हूँ, और इनके इनके बीच के डिफरेंसेस भी समझाऊंगा। देखो जब कभी भी आप किसी चीज को पैसिवली मैनेज करते हो, तो बेसिकली आप किसी को देखकर कोई और काम कर रहे होते हो। मतलब क्योंकि वो कर रहा है तो मैं भी ये काम कर रहा हूँ। जनरली क्या होता है, जैसे कि आपने देखा कि एक लड़का किसी लड़की की फोटो क्लिक कर रहा था, तो आपको एकदम से याद आता है कि आपके साथ जो लड़की है आपको भी तो उसकी फोटो क्लिक करनी थी। और आप तुरंत क्या करते हो, कहते हो जरा एक मिनट, जरा इस पोज में खड़े हो ना, मेरे को तुम्हारी फोटो क्लिक करनी है। तो मतलब एग्जैक्टली जो चल रहा होता है। अब आपने देखा कि मार्केट के अंदर एकदम से ना डॉटेड प्रिंट वाले शर्ट चल रही हैं, आपने तुरंत देखा कि यार मेरे को भी डॉटेड प्रिंट्स वाली शर्ट्स मेरे को परचेज करनी है। आपने देखा एकदम से, अगर आप मतलब कुछ ऐसी जीन्स चल रही हैं जो मतलब थोड़ा मतलब थोड़ा सा नीचे से, जिनके मतलब नीचे थोड़ा मतलब कटी हुई है, या जो भी कुछ आपको लग रहा है, तो जो लेटेस्ट फैशन चल रहा है, आप लेटेस्ट फैशन के अकॉर्डिंग अगर आप चलना चाहते हो, तो बेसिकली क्या है कि आप ना पैशनेट हो किसी एक चीज को लेकर, तो इसको क्या बोलते हैं, आप पैसिवली बोलोगे। मतलब इसमें आपका खुद का कोई रोल नहीं है, आपके का जो चल रहा है वो हमें करना है। तो ये चीज कहलाती है पैसिवली मैनेजमेंट। तो पैसिवली मैनेजमेंट फंड्स क्या करता है आपके पास में, एग्जैक्ट कॉपी करता है। ये एग्जैक्ट कॉपी करता है किसको, आपके पास में इंडाइसिस को। मतलब जिस रेशो में जो स्टॉक परचेज मतलब इंडाइसिस के अंदर है, उस रेशो में आपका फंड मैनेजर आपके पैसे से उतने स्टॉक परचेज करता है। एग्जांपल की तरह मैं आपको समझाता हूँ।
सपोज करो आपके पास में निफ्टी 50 है। इस निफ्टी 50 के अंदर देश के टॉप, एज पर मार्केट कैपिटल, टॉप 50 कंपनियां हैं। तो हर कंपनी की जो वेटेज है वो देखिए कायदे में तो निकल के 2% आनी चाहिए कि भाई 2% भाई 100%, अगर आप मान के चलते हो 100% पैसा अगर आप मुझे इन्वेस्ट करना चाहते हो कि मैं अपना 100% पैसा इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो कहाँ इन्वेस्ट करूँ? तो आप हो गया 100% पैसे में 2-2% सब जगह इन्वेस्ट करो तो 50 कंपनी में इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। लेकिन आप अगर किसी एक कंपनी में 10% इन्वेस्ट करते हो तो किसी एक कंपनी में आप 1% भी इन्वेस्ट करोगे, और किसी एक कंपनी में 0.05% भी इन्वेस्ट करोगे, किसी एक कंपनी में 0.5% भी इन्वेस्ट करोगे। तो ये आपकी जो वेटेज है ये बदलती रहती है जिस जगह पर आपकी डिमांड है। तो मतलब क्या होगा कि कुछ ऐसे फंड्स बनाए जाते हैं जिसमें जिस कंपनी की ज़्यादा बड़ी मार्केट कैपिटल है उसको ज़्यादा वेटेज दी जाए, और जिसकी मार्केट कैपिटल कम है उसको थोड़ी कम वेटेज दी जाए। तो यहाँ पर आपके पास में एक इंडाइसिस क्रिएट किया गया निफ्टी 50 का, या फिर एक सेंसेक्स बनाया गया, ठीक है, या फिर एक बैंक निफ्टी बनाया गया। ये इंडाइसिस है जिसके अंदर बैंकिंग स्टॉक्स लिए गए, या पीएसयू बैंक्स का कोई इंडेक्स बनाया गया, या आईटी कंपनीज के लिए आईटी का कोई इंडेक्स बनाया गया। तो इनके अंदर जिन स्टॉक्स को तो इनके अंदर जिन स्टॉक्स को देखो, मेरा मकसद आपको केवल एग्जाम के लिए कराना नहीं है। इसके लेक्चर्स को बनाने का एक ही ऑब्जेक्टिव था कि आपको फाइनेंस की बिल्कुल इन डेप्थ नॉलेज मैं वो दे पाऊँ जिस नॉलेज को गेन करने में मेरे सालों लग गए, जिनके लिए मैंने बहुत पढ़ाई करी। तो पता है मैं आपको उस लेवल तक लेकर जाना चाहता हूँ, तो इनके लिए सीरीज स्टार्ट की गई है। अब देखो, तो ये जो स्टॉक्स हैं, इन स्टॉक्स को जिस रेशो के अंदर, मतलब इन स्टॉक्स को जिस रेशो के अंदर सेलेक्ट किया गया, तो स्टॉक्स को जिन रेशोज के अंदर सेलेक्ट किया गया है, सेंसेक्स के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर, पीएसयू बैंक्स के अंदर, आईटी इंडेक्स के अंदर, या किसी और इंडाइसिस के अंदर, एग्जैक्टली उसको कॉपी करते हुए एक फंड मैनेजर एक इन्वेस्टमेंट करके चलता है। तो एक फंड क्रिएट किया गया और इसका फंड मैनेजर एग्जैक्टली उसी रेशोज को फॉलो करके चलता है। फंड मैनेज किया गया जो उसी रेशो को फॉलो कर कर चलता है। तो हम इसको बोल देते हैं कि यार ये जो फंड है हमारा ये पैसिवली मैनेज फंड है। अगर कभी भी इस, मतलब देखिए अब इसके अंदर बेनिफिट्स भी हैं, अब देखिएगा, और लॉसेस भी हैं। अब क्या होता है कि अगर कभी भी किसी कंपनी की वेटेज थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है और मार्केट के अंदर, मतलब जो रेगुलेटर है या फिर जनरली इसमें रेगुलेटर तो डिसाइड नहीं करता, रेगुलेटर से परमिशन लेनी होती है। जो मतलब क्या कहते हैं, जिन्होंने इस इंडाइसिस को बनाया है, मतलब तो जनरली एनएसई हो गया, बीएसई हो गया, जहाँ पर जिनके ये इंडाइसिस हैं, सेंसेक्स हो गया, तो मतलब ये जिनके ये इंडाइसिस हैं, अगर वो किसी स्टॉक की वेटेज को डिक्रीज करना चाहते हो, उसका रीजन भी बताता हूँ। किसी कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर बहुत ज्यादा बढ़ गई और वो कंपनी अपने स्टॉक को स्प्लिट नहीं कर रही है, मतलब वो स्टॉक कभी 1,000 का होता था और वो 20,000 का स्टॉक हो गया है, उस कंडीशन में उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अब बहुत ज्यादा बढ़ जाने की वजह से उसकी वेटेज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, एक, अगर कभी भी इस स्टॉक के अंदर थोड़ा सा भी फॉल आया, तो क्योंकि इसकी वेटेज ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, आपके पास में आपकी बड़ी रकम को डाउन कर देगा। अगर किसी, मतलब आप इसे समझ के चलो कि अगर किसी स्टॉक की वेटेज 25% के आसपास हो गई है बिकॉज ऑफ इट्स मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो अगर कभी ये स्टॉक डाउन हुआ तो ये हमेशा 25%, मतलब आप ये समझिए थोड़ा सा भी डाउन होगा, मतलब ये 10 पॉइंट भी अगर आपके पास में डाउन होगा, तो ये आपको 250 पॉइंट आपके पास में आपके इंडाइसिस को नीचे गिरा देगा। और उस कंडीशन में मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी आ जाएगी, और 250 पॉइंट का फॉल, 300 पॉइंट का जो फॉल है, एक बड़ा फॉल आपके इसमें कहलाता है। अब जैसे कि इस समय पर अगर आप देख के चलोगे तो जो सेंसेक्स है, ध्यान समझिएगा, जो सेंसेक्स है उसकी वैल्यू 65,000 है, ठीक है, बल्कि 65,000 के ऊपर है, मैं अंदाजे से 65,000 लेके चल रहा हूँ। तो ये अगर इसके अंदर, ध्यान समझिएगा, केवल इसके अंदर 2% का फॉल आता है, केवल 2% का फॉल इसके अंदर आता है, तो 65,000 के अंदर, ध्यान समझिएगा, ये 65,000 के अंदर 2% का फॉल, 2% का फॉल यहां से काट दीजिए, तो कितना हो गया, देखिए 0, 2 5 10, 2 6 12 और 1 13, तो 1300 पॉइंट का फॉल आ जाएगा। तो आपने देखा होगा आज सेंसेक्स धड़ाम, मतलब आपने सुना होगा, मतलब ये टाइटल्स लेकर के आते हैं, न्यूज चल रही है, आज सेंसेक्स धड़ाम, 1300 पॉइंट का फॉल। कोई ये नहीं कहता 2% का फॉल, वो कहते 1300 पॉइंट की बड़ी गिरावट।
तो 2% का फॉल एक बहुत बड़ा फॉल होता है। तो 1300 पॉइंट की बड़ी गिरावट सेंसेक्स ने दिखाई और सेंसेक्स धड़ाम, न्यूज निकल कर आएगी सेंसेक्स धड़ाम। अब इन्वेस्टर के मन में आएगा कि भैया मेरे तो सारे पैसे मेहनत के सारे जमा पूंजी डूब गई, और अगले दिन जाते ही वो मार्केट में सारे पैसे मतलब एकदम से अपनी सारी जो सिक्योरिटीज है सारी बेच देता है। जैसे ही वो सारी सिक्योरिटीज बेचता है, मार्केट के अंदर एक पैनिक सेलिंग आ जाती है, और मतलब अगले दिन फिर न्यूज निकल कर आती है कि इन्वेस्टर्स का भारी नुकसान, और इन्वेस्टर्स ने इतने करोड़ों का नुकसान कर दिया। तो निकल कर न्यूज आती है, और बिकॉज ऑफ दैट न्यूज मार्केट के अंदर बड़ी बड़ी रैलीज आती है। तो ये वो वजह होती है कि जिससे फंड्स जो होते हैं कई बार अपने मतलब रेशियोज को चेंज करते रहते हैं, कि कोई एकदम से कोई बड़ा फॉल किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक की वजह से ना आ जाए। तो जो फंड मैनेजर होता है वो भी क्या करता है, आपके पास में पैसिवली इसको फॉलो करके चलता है, वो भी अपने अपनी पोजीशंस को डिक्रीज करके चलता है। तो पैसिवली फंड्स के अंदर थोड़ा सा आपके पास में मैनेजमेंट की कॉस्ट थोड़ा कम रहती है, एक्टिवली मैनेज फंड्स के अंदर मैनेजमेंट की कॉस्ट है वो थोड़ी सी ज्यादा रहती है। तो ये इसके बेनिफिट्स और इनके नुकसान भी हैं। और पैसिवली मैनेज फंड्स को मैंने आपको प्रॉपर्ली समझा भी दिया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। अब देखो एग्जैक्टली इसी तरीके का एक फंड होता है जिसको कहते हैं आप एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। तो ये भी एक तरीके के पैसे फंड्स ही हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। तो ये जो ETFs है, ये मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको सिखाऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो ETFs ऐसे फंड्स होते हैं जो क्लोज एंडेड फंड्स हैं। ETFs आपके पास में क्या है, क्लोज एंडेड फंड्स हैं। इन क्लोज एंडेड फंड्स की यूनिट्स लिस्टेड होती हैं, किसके ऊपर आपके पास में लिस्टेड होती हैं, एक्सचेंज के ऊपर। और इनके अंदर जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरीके से चल रही होती हैं। तो देखो आपने देखा होगा कि दो अलग अलग कंपनीज के ETFs की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट उनकी कंपोजिशन से ज्यादा डिसाइड किया वैल्यूएशन दे रहा होता है उनके मैनेजमेंट्स को, है ना। कि वो देख रहा होता है आपके पास में कि मतलब ये जो फंड है इसकी डिमांड मार्केट में कितनी है। तो अलग अलग ETFs की अलग अलग वैल्यू होती है, लेकिन जिस रेट पर भी आप किसी ETF को परचेज करके चल रहे हैं वो एग्जैक्टली उसी इंडाइसेस को फॉलो करके चल रहा होगा जिस इंडाइसेस का ETF को क्रिएट किया गया है। मतलब वो चाहे IT का ETF है, चाहे वो बैंक निफ्टी का ETF है, चाहे वो निफ्टी का ETF है, किसी का भी आपके उसमें ETFs है। तो एक क्लोज एंड फंड्स होता है, कंपलसरी लिस्टेड होते हैं, यूनिट्स आपके पास में न्यू फंड्स ऑफर के अंदर। तो देखिए न्यू फंड ऑफर, जब भी कभी आपके पास में कोई ऑफर निकाला जाता है तो इसको कहते हैं न्यू फंड ऑफर। तो न्यू फंड ऑफर आपके पास में निकाला जाता है, और यहाँ पर न्यू फंड ऑफर के जरिए एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स को लॉन्च किया जाता है। तो ये मैं उम्मीद करके चलता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट भी आपको टाइप ऑफ फंड्स का बहुत क्लियर हो गया होगा। आगे मैं आपको बहुत अच्छी कुछ स्कीम्स के बारे में इसके अंदर समझा कर चलूंगा जो आपके मतलब नॉलेज को और एनहेंस करके चलेंगी। थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट।